Hello everybody, welcome to Officer Zeta 247. I hope all of you are doing fine. Today in the increment series, we will be talking about Indian economy and Indian financial system. जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हम 8th यूनिट तक पढ़ाई कर चुके हैं for the IE and IFS, and today we'll be starting off with the 9th unit, that is for the International Economic Organizations. Why this unit is very important? Because last time जो November 2025 का एग्जाम गया है वहाँ पे ये देखा गया कि IIBF has started to ask you from the latest trends, जितने भी latest updates हैं, be it in the economy या फिर आपके फॉरेन पॉलिसी में भी जो अपडेट्स हो रहे हैं वहां से भी क्वेश्चंस आए हैं। ब्रिक्स का क्वेश्चन डायरेक्टली आया गया था, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि अभी के लिए आपको क्या करना है, स्टैटिक पोर्शन पे तो ध्यान देना ही देना है, बट जो भी अपडेट्स आ रही हैं इन न्यूज उनको इग्नोर नहीं करना है। एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस दे आर इन न्यूज and they will remain in news for at least 1.5 years also. तो अभी आपको फोकस कहाँ करना है, स्टैटिक पे, बट साथ साथ जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, न्यूज है, एनालिसिस है, उसको भी देखते रहना है। तो जो चर्चा है हमारे चैप्टर की वो स्टार्ट होती है विद द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। व्हाट इज दिस ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन? ऐसा तो इंस्टीट्यूशन हमने नहीं सुना, तो इसका बैकग्राउंड क्या है? तो सिंपल सा बैकग्राउंड है, 1940s में ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एरा many countries, including the Western European countries as well as the American nations, they wanted कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो भी रिसोर्सेज का लॉस हुआ है वो एक तो रिकवर हो जाए, एंड फ्यूचर में अगर हमें रिसोर्सेज का क्रंच होता है तो उसके लिए कोई एक एवेन्यू मिल जाए। एवेन्यू मतलब कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन मिल जाए जो कि हमें फाइनेंशियल लॉस से या फिर रिसोर्स लॉस से बचा सके, हमें प्रोवाइड कर सके उन पर्टिकुलर रिसोर्सेज से। तो वहां पे जो मीटिंग हुई थी, इट वाज हेल्ड इन ब्रेटन वुड्स। जगह का नाम है ये, फाइन, इट इज अ प्लेस इन यूएसए, न्यू हैम्पशायर के अंदर इट इज लोकेटेड। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएसए प्लस सम अमेरिकन कंट्रीज आल्सो दे पार्टिसिपेटेड, और इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो भी ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड with this particular aim in mind, they were known as Bretton Woods institutions। और इसमें सबसे prominent name किसका आया था? IMF, that is International Monetary Fund। Then we had the WTO। इसका सिर्फ और सिर्फ आइडिया था, फाइन, इनिशियली इट वाज जस्ट एन आइडिया कि हम इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरह कोई एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करेंगे, बट 1995 में जाकर WTO एस्टैब्लिश हुआ। लास्ट में when we talk about the another important, very important Bretton Woods organization, it was your वर्ल्ड बैंक। इनिशियली इस पे भी आपके पास वर्ल्ड बैंक ग्रुप नहीं था, इट वाज IBRD ओनली। अल्टीमेटली 5 organizations वर फॉर्म्ड और आज हम उसको वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं या ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस हैं विच केम आउट फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस विच वाज हेल्ड इन ब्रेटन वुड्स, उनको हम बोलते हैं ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। फाइन। तो ये ब्रीफ बैकग्राउंड, आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थ्योरी पार्ट कि कैसे कैसे ये पूरा का पूरा जेनेसिस स्टार्ट हुआ इन इंस्टीट्यूशंस का। सो द ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस, दे आर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं, वर्ल्ड बैंक। एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये है IMF। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे तीन है, IMF, WTO और वर्ल्ड बैंक, बट यहाँ हमने सिर्फ और सिर्फ दो को मेंशन किया हुआ है। रीजन बीइंग कि WTO जो है उसका सिर्फ और सिर्फ आइडिया वाज फ्लोटेड, इंस्टीट्यूशन नहीं बना था WTO इन योर ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। एंड बाद में 95 में जाकर आप देखोगे कि WTO वाज फॉर्म्ड। They were set up as a particular institution at a meeting, यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस इसका ऑफिशियल नेम था इस मीटिंग का, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऑफ 43 कंट्रीज इन ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, यूएसए, इन जुलाई 1944। तो ये है वो कॉन्फ्रेंस जहाँ पे कहीं ना कहीं ये चर्चा हुई थी। आउटकम क्या थी कॉन्फ्रेंस की? दैट वी विल हैव द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम। Each member country was said to have a fixed value, the par value of its currency in terms of gold और US डॉलर। तो जैसे ही ये कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, एक मेजर आउटकम वाज देयर दैट आज से, फाइन, as soon as possible we will try to implement this fixed exchange rate regime।
कि आपकी जो भी कंट्रीज हैं उनकी करेंसी की वैल्यू इट विल बी इन लाइन, और फॉर दैट मैटर इट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 US डॉलर, या फिर आपके पास गोल्ड के रेट के साथ हम प्रोपोर्शनेटली उसको मेजर करेंगे। वी विल डिटरमाइन दैट ऑन द बेसिस ऑफ US डॉलर और फॉर दैट मैटर गोल्ड रेट। However, after the crisis of dollar exchange in 1971, जब डॉलर क्रैश कर गया था, and 1973 also floating exchange rates was promoted। तो कहीं ना कहीं आपको क्या जानना चाहिए अपने एग्जाम के लिए कि अर्लियर व्हेन वी टॉक अबाउट दी फिक्स्ड रेट रिजीम, वो क्या था कि आप US डॉलर से ही इक्वेट कर सकते हो अपनी करेंसी को। बट लेटर ऑन जैसे जैसे टाइम निकला और आपके पास जब ओवर डिपेंडेंसी हो गई थी US डॉलर पे, उसके बाद व्हेन द डॉलर क्रैश्ड देन एक कंसेंसस बनाया गया कि नाउ यू कैन हैव फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स। आप अपनी मर्जी से जो है एक्सचेंज रेट्स डिटरमाइन कर सकते हो विद अदर कंट्रीज करेंसी एज वेल। So the creation of World Bank and IMF, it came at the end of Second World War. Second World War end हुई around 2 September 1945। तब आप बोल सकते हो ये दोनों के दोनों ग्रुप्स वर्ल्ड बैंक एंड योर IMF was established। WTO थोड़ा बाद में आएगा, थोड़ा नहीं बहुत बाद में आएगा। They were based on the ideas of a trio of key experts, जिसमें से कि सबसे इम्पोर्टेंट नेम आता है आपका US ट्रेजरी सेक्रेटरी हेनरी मॉट गैंटाओ, his chief economic advisor Harry Dexter White and British economist J.M. Keynes। फाइन, हमारे लिए हमारे एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट नेम तो यही है, इन्हीं का है, बिकॉज बार बार हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब भी चर्चा करेंगे whenever you talk about the theories of interest you will find the reference of J.M. Keynes। तो इनको तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन मॉड्यूल बी। एम क्या था? एम सिंपल था इन इंस्टीट्यूशंस को बनाने का, एस्टैब्लिश करने का, टू हेल्प रीबिल्ड द शैटर्ड पोस्ट वॉर इकोनॉमी एंड टू प्रमोट इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगेन सिंपल सी बात है, आपके पास रिसोर्सेज का क्रंच है, इकोनॉमीज जो हैं कहीं से भी किसी भी एंगल से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, उनको रीसेलेक्ट करना, उसके लिए क्या चाहिए? फंड्स। फंड्स कौन देंगी? ये दो ऑर्गेनाइजेशंस। और जब डिस्प्यूट स्टार्ट होंगे अलग अलग इकोनॉमीज के बीच में, ट्रेड वॉर्स जब स्टार्ट होंगी, उसके लिए क्या आएगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। So the original Bretton Woods agreement also included plans for international trade organization। तो ये जो ITO आप देख रहे हो ना, it will ultimately be formed in 1995 with the name of WTO। बट दीज ले डॉर्मेंट। फाइन, कोई कुछ भी नहीं हुआ था इसमें 1945 में, इस पर्टिकुलर एजेंडा पे कोई भी अपडेट नहीं आई थी अनटिल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड इन अर्ली 90s। ओके, तो क्या आपने वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश किया, IMF एस्टैब्लिश किया, उसके बाद ट्रेड डिस्प्यूट्स के लिए कोई भी फोरम नहीं था? नो, देयर वाज वन फोरम व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली, जिसको हम जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड बोलते हैं, गैट के नाम से उसको आप जानते हैं। एंड दिस गैट विल हैव एन नंबर ऑफ मीटिंग्स, अलग अलग मीटिंग्स होंगी, टाइमली मीटिंग्स विल बी हेल्ड, और इस गैट को ही कहीं ना कहीं सबज्यूम किया था आगे जाकर WTO ने। फाइन, WTO वाज फॉर्म्ड आफ्टर सबज्यूमिंग द गैट फोरम। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इट इज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। सबसे इंपॉर्टेंट यही है IMF हमारे एग्जाम के लिए, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है। एंड किस टॉपिक से आता है? इट इज द SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो IMF इज व्हाट? इट इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि कहीं ना कहीं आपको आपके इकोनॉमिक स्लो डाउन के टाइम पे पैसा देता है। एक कंट्री को जब भी इकोनॉमिक स्लो डाउन हिट करता है, IMF इज द फर्स्ट वन टू हेल्प देम आउट। और ऐसी कितनी कंट्रीज हैं जिनको वो हेल्प करता है? तो देयर आर 190 मेंबर नेशंस फॉर विच IMF प्रोवाइड्स फंडिंग। It promotes economic policies that encourage financial stability and monetary cooperation। Right? So it is very very important for today's world also, जहाँ पे wars are there plus economic tensions तो चल ही रही हैं countries के बीच में। तो IMF का रोल काफी important निकल कर आता है in such time। It was formed in July 1944 when the delegates from
45 countries met in Bretton Woods to agree a framework for international economic cooperation. इंडिया कब मेंबर बना था? इंडिया मेंबर बना आईएमएफ का ऑन December 27, 1945। तो याद रखेंगे हम डेट 27 December 1945 when India became the member of IMF। और ये क्वेश्चंस ना बहुत कॉमन है, दे विल आस्क यू द क्वेश्चन कि whether India is a member of IMF or not, when it became the member, date is also important। फिर जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हमारे पेड लेक्चर्स में, यू विल फाइंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप, उसके अंदर 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इन सभी का आपको पता होना चाहिए वेदर इंडिया इज अ मेंबर और नॉट ऑफ IBRD, फाइन। देन वी हैव IDA, IFC, मीगा, ICSID, all these 5 whether India is a member of them or not। तो this is very very important कि इंडिया मेंबर है या नहीं है, क्वेश्चन दे विल आस्क। फॉर योर रेफरेंस लेट मी जस्ट टेल यू, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ ऑल दीज 4 ऑर्गेनाइजेशन। ICSID विच इज द आर्बिट्रेटर, इसका मेंबर नहीं है इंडिया। अब आ जाते हैं SDR में, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। IMF जो है कहीं ना कहीं अपने जो 190 मेंबर कंट्रीज हैं उनको स्पेशल राइट्स देता है टू हैव द अनकंडीशनल लिक्विडिटी। आपके पास अगर लिक्विडिटी की कमी है आपके देश में, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, देन IMF इज देयर टू हेल्प यू आउट वाया SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब ये क्या कोई करेंसी है SDR? नो, इट इज नॉट अ करेंसी। तो फिर क्या है? इट इज जस्ट अ राइट जो कि आप एंजॉय करते हो इफ यू प्रोवाइड फॉर द membership, fine, you are a member and you have agreed कि I will be utilizing my special drawing rights whenever the financial crisis hit my country। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो अर्लियर इट वाज डिफाइंड इक्विवेलेंट टू 0.888671 ग्राम्स ऑफ फाइन गोल्ड, ऑल्सो इक्विवेलेंट टू $1। पहले के टाइम में जब SDR स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे तो $1 का जो रेट है इट वाज इक्विवेलेंट टू 0.888671 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे 1973 आया, डॉलर जो है इट गॉट हिट एंड द क्राइसिस वो स्टार्टेड इन द डॉलर एक्सचेंज मार्केट। और तभी से हमने डिसाइड किया, IMF ने डिसाइड किया दैट नो लॉन्गर वी विल बी इक्वेटिंग द स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ आवर कंट्रीज विद द US डॉलर। अब फ्रीली आप मूव कर सकते हो बट विद सर्टन करेंसीज। ऐसा नहीं हर एक करेंसी के साथ, कुछ करेंसीज को डिफाइन किया गया और उन करेंसीज को लेट्स सपोज C1, C2, C3, C4, C5, these 5 currencies clubbed together are known as baskets of currency or the basket of currencies, है ना, basket of currencies। ओके, आज के टाइम में SDRs जो हैं जो हम इक्वेट करते हैं दे आर बेस्ड ऑन द करंट रेट ऑफ ऑल दीज 5 करेंसीज। कौन सी करेंसीज हैं इनको भी अभी हम देखेंगे। तो दी SDR was created as a supplementary international reserve asset, फाइन। ऐसा नहीं है कि आप कहीं ना कहीं अपने करेंसी को छोड़कर सिर्फ SDR में डील करने लग जाओ, लो, इट इज अ सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल रिजर्व एसेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रेटन वुड्स फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, BW सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। तो अपनी करेंसी को आप इक्वेट कर सकते हो बाकी करेंसीज के भी साथ, बट ऐसा नहीं है कि आप अपनी करेंसी की यूटिलाइजेशन ही नील कर दो एंड यू सिंपली मूव टुवर्ड्स दीज करेंसीज, ऐसा नहीं हो सकता। The collapse of Bretton Woods system in 1973 and the shift of major currencies to floating exchange rate lessened the reliance on SDR। तो जब 1973 में आपके पास डॉलर क्राइसिस हिट द एंटायर US, देन वी रियलाइज्ड कि अब नो लॉन्गर वी रिक्वायर US डॉलर ओनली, और बाकी कंट्रीज ने कहीं ना कहीं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम को अडेप्ट किया। तब से ही SDR का भी कहीं ना कहीं जो रिलायंस है इट गॉट हिट और उसमें ज्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो IMF को क्या करना पड़ा? IMF को थोड़ा रिवैम्प करना पड़ा ये सिस्टम SDR का, जो कि पहले सिर्फ डिपेंडेंट था ऑन द US डॉलर। आफ्टर द कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड सिस्टम SDR वाज रीडिफाइंड एज बास्केट ऑफ करेंसीज, राइट, बास्केट ऑफ करेंसीज। आज के टाइम में भी हम इसको इसी तरह डिफाइन करते हैं।
तो है क्या एसडीआर? व्हाट इज एसडीआर? जैसा मैंने बताया, इट इज नॉट अ करेंसी, फाइन, इट इज नीदर अ करेंसी नॉर अ क्लेम ऑन द आईएमएफ। आईएमएफ सिर्फ आपके लिए रिजर्व बना रहा है, आईएमएफ क्रिएट नहीं कर रहा, फाइन। यू आर टेलिंग, यू आर प्रोवाइडिंग सर्टेन फंड्स which are being held by the IMF because you are a member of that organization. IMF आपको freely funds नहीं दे रहा है, but is a potential claim on the freely usable currencies of members. SDRs can be exchanged for these currencies. आप अपने special drawing rights जो हैं उनको use कीजिए and in return you will be providing the funds in your currency. जब आपका फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं चल रहा है, फाइन, जब फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, यूज द एसडीआर। वंस यू आर आउट ऑफ योर फाइनेंशियल क्राइसिस, पे वाया द करेंसी ऑफ योर कंट्री। The SDR basket of currencies, it includes US dollar, तो we have US dollar as one. फिर उसके बाद आता है Japanese yen, then we have Chinese renminbi, जिसको हम युआन भी बोल देते हैं। Also we have the pound sterling, right? The British pound sterling. Then also one more, you can say currency is there, which is euro. When European Union की जो आपकी euro है, that is also a part of your basket of currencies. तो ये सभी के सभी 5 currencies मिलाकर आपके पास बोला जाता है basket of currencies. Okay, US dollar, euro, Japanese yen, pound sterling एंड चाइनीज रेनमिनबी या फिर युआन भी बोलते हैं इसको। और लेटेस्ट एंट्रेंट कौन है इसमें एसडीआर की बास्केट ऑफ करेंसी में? इट इज चाइना ओनली, जो कि 2016 में इंक्लूड किया गया था। रोल क्या है एसडीआर का? सो इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड सप्लीमेंटिंग द मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व। सिंपली आपके पास फाइनेंशियल क्रंच है, एसडीआर के थ्रू आप उसको कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इट सर्व्स एज द यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ द आईएमएफ। आपने एज अ कंट्री आईएमएफ के पास कितने फंड्स रखे हुए हैं, कितने फंड्स होल्ड करता है आईएमएफ आपका, इसका आप बोल सकते हो मेजरमेंट कौन देता है? इट इज अंडर द मैकेनिज्म ऑफ एसडीआर ओनली। इट सर्व्स एज अ यूनिट ऑफ द आईएमएफ कि आईएमएफ ओवरऑल कितना ग्रो कर रहा है एंड इंडिविजुअली कंट्रीज का रिजर्व्स कितने मेंटेन्ड है विद द आईएमएफ। तो करेंसीज विच आर इंक्लूडेड इन दी एसडीआर बास्केट, इनको इंक्लूड क्यों किया गया? फाइन, ऐसा तो है नहीं कि इन 5 करेंसीज के अलावा कोई और करेंसी है ही नहीं इंटरनेशनल मार्केट में। एन नंबर ऑफ करेंसीज आर देयर, व्हाई नॉट इंडियन रुपी, है ना? Why not the official, we can say currency of Thailand? Fine. Why not the official currency of Sri Lanka? All these questions should be in your mind. तो दो क्राइटेरिया हैं जिनकी वजह से हम शॉर्टलिस्ट करते हैं कि कौन सी करेंसीज को हम रखेंगे इन बास्केट ऑफ करेंसी में। सबसे पहला है एक्सपोर्ट क्राइटेरिया। Currency which meets the export criteria of its issuer is an IMF member or monetary union that includes IMF members and is also one of the top 5 world's exporters. More or less, अगर आप देखोगे ये जो पांचों करेंसीज हैं, these are among the top 5 world exporters. चाइना को भी 2016 में इसीलिए इंक्लूड किया गया था बिकॉज आप याद करो 2011 से लेके 14 के बीच में जो चाइनीज इकोनॉमी बूम पे गई है, जब वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बनी है, एक्सपोर्ट हब बनी है पूरे ग्लोब का, ओनली आफ्टर दैट 2016 में उसको ऐड किया गया था, उनकी करेंसी को ऐड किया गया था इन दी एसडीआर बास्केट ऑफ करेंसीज। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि आप कितना ज्यादा एक्सपोर्ट वॉल्यूम लेकर आ रहे हो पूरे के पूरे वर्ल्ड में। आपका जब भी करेंसी जो है यूटिलाइज होती है इन दी ग्लोबल ट्रेड, क्या वो बढ़ रही है या वो कम हो रही है या कंसिस्टेंट है, सारी चीजों को, सारे पैरामीटर्स को जज करके ही इंक्लूजन मिलता है बास्केट ऑफ करेंसीज में। देन वी हैव फ्रीली यूजेबल क्राइटेरिया कि आपकी जो करेंसी है वेदर यू कैन यूज इट फ्रीली और नॉट। अब यूएस डॉलर तो हर कंट्री में, यू कैन से मोर और लेस एवरी कंट्री अक्रॉस द ग्लोब, इट हैज द डायरेक्ट रिलेशन विद द यूएस डॉलर, फाइन। So currency which is widely used to make payments for international transaction, widely traded in the principal exchange markets, that is also one of the important criteria. तो चाहे मैं बात करूं यूएस डॉलर की या फिर आपके पास पाउंड स्टर्लिंग की, यूरो की, ये तो पूरे यूरो जोन में ही चलता है, फाइन, यूरो।
or for that matter now we have the Chinese renminbi also based on the export criteria। तो दो क्राइटेरिया है, पहला एक्सपोर्ट का क्राइटेरिया लगाया हुआ है, दूसरा फ्रीली यूजेबल क्राइटेरिया इज देयर। दीज आर द टू मेजर क्राइटेरिया। इसके अलावा भी काफी क्राइटेरियाज होते हैं, बट हमें एटलीस्ट ये दो तो पता होने चाहिए। फाइन। उसके अलावा अगर हम बात करें कि बास्केट ऑफ करेंसी में आपके जो एसडीआरस हैं उनको किस तरह से हम याद रखें, तो यस दीज आर द 5 करेंसीज जो कि आपको याद होनी चाहिए। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कौन से हैं जो हमें याद रखने हैं, तो सिंस यू नो कि करेंसी की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग डेली बेसिस पे। अभी जैसे इंडियन रुपी 90 प्लस वाज इवेल्युएटेड एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर, फिर कभी 89 हो जाता है। अब आरबीआई कुछ और मेजर्स लेकर आएगा इन आने वाले फाइनेंशियल में, तो कहीं ना कहीं और कम हो सकता है, ऐसा बोला जा रहा है बाय द इकोनॉमिस्ट। तो सिमिलरली बाकी करेंसीज की वैल्यू चेंज होती है, तो अगर इन करेंसीज की वैल्यू चेंज होंगी तो करेंसी बास्केट में भी तो फ्लक्चुएशन आएंगी ना। फाइन। सो द वैल्यू ऑफ एसडीआर विच इज डिपेंडेंट ऑन द करेंसी बास्केट, इट विल बी डिटरमाइंड डेली। रोज की रोज आपके पास वैल्यू जो है देखने को मिलेगी न्यू। ऑल्सो इट इज रिव्यूड, ऐसा नहीं है कि एसडीआर बास्केट जो है ये 5 करेंसीज ही रहेंगी, हो सकता है आफ्टर अ वाइल, आफ्टर 5-10 years यू विल फाइंड some other currencies also included in the SDR basket of currency। तो अभी के लिए क्या है, SDR basket of currency, it is reviewed every 5 years or earlier to ensure that the basket reflects the relative importance of the currencies in the world। तो review का टाइम क्या है, एवरी 5 year और अर्लियर। फाइन, 5 साल के बाद तो करना ही करना है रिव्यू, उससे पहले भी आप कर सकते हो। वैल्यू जो है एसडीआर की, इट इज डिटरमाइंड डेली, नॉट मंथली, नॉट वीकली, नॉट एनुअली, नॉट क्वार्टरली, इट इज डिटरमाइंड डेली। तो ये दो चीजें हमें याद रखनी है, क्वेश्चन यहीं से आता है। उसके अलावा तो वी हैव सीन दैट दीज आर द 5 करेंसीज। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द आईएमएफ क्रिएशन और फॉर दैट मैटर एसडीआर क्यों आया था, या जो भी हमने पढ़ा आज ब्रेटन वुड ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन ask me in the comment section। And if you want to cover the entire syllabus of JIIB with us, then we have the JAIIB increment महापैक, जहाँ पे आपको महापैक तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस यू विल हैव द फिजिकल प्रैक्टिस सेट्स ऑल्सो। चारों सब्जेक्ट्स के आपको प्रैक्टिस बुक्स मिलने वाली हैं, एंड वी विल प्रोवाइड यू ऑल द पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल जो आपको चाहिए टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। फॉर मोर डिटेल्स रिगार्डिंग दिस पैक, यू कैन डायरेक्टली कॉल अस ऑन 098198199247। Okay, so see you in the next video. Till then, goodbye everybody.